रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका कुछ हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ आज हमने पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। इसका आपने नीचे टेबल देखा होगा कि इसमें 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है सेल शेप और साइज़ के अतबार से, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो 2 पॉइंट्स है आज डिस्कस करने हैं, सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और दूसरा है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का क्या मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल एक सेल है तो इसका जो सरफेस एरिया है, ये ऊपर वाली जो सरफेस है, ये कुछ सेल्स की ज़्यादा होती है, कुछ सेल्स की कम होती है। तो कौन से वो सेल्स हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वॉल्यूम के अतबार से, मतलब एक थोड़ी सी जगह पर सरफेस एरिया ज़्यादा शो करते हैं, तो ये कौन से सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल देखें रूट हेयर्स की। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनके ऊपर बाल की तरह के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उनको रूट हेयर्स कहा जाता है। रूट हेयर्स क्यों मौजूद होते हैं? वो इसलिए ताकि मेन रूट की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जा सके और थोड़ी सी जगह से वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जा सके। तो ये डिपेंड करता है कि सेल्स का फंक्शन क्या है, उस हिसाब से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स। एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है और सेंट्रियोल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है और इसके अलावा न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स को, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या ये तमाम ऑर्गेनल्स हर सेल में मौजूद होते हैं? नहीं, बल्कि ये डिपेंड करता है सेल के फंक्शन के ऊपर। कुछ सेल्स कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो एक सेल में मौजूद होते हैं, बाकी दूसरे सेल्स में हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। आइए देखते हैं, इसमें 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस करनी है। स्टमक सेल हैं, स्टमक के जो सेल्स हैं ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना एक सेक्रेशन है, मतलब इसमें प्रोटीन मौजूद होती है, एंजाइम मौजूद होते हैं। तो एंजाइम बनते कहाँ पर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वहाँ पर एंजाइम बनते हैं। अब एंजाइम वहाँ पर बनते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन स्टमक सेल्स के अंदर होना लाजमी है, ठीक है। और इसके अलावा गोल्गी अपरेटस का काम है, फंक्शन है, हमने पढ़ा था कि पैकिंग करना। अब प्रोटीन या एंजाइम वहाँ पर तैयार होते हैं राइबोसोम पे और फिर वो गोल्गी अपरेटस के पास जाते हैं और वहाँ पे पैकिंग होती है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड ऑफ द सेल रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो ये देखें, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करने वाले ये स्टमक के जो सेल्स हैं इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस लाजमी तौर पे होगा। बाकी ऑर्गेनल्स हो सकता है ना हो, लेकिन ये लाजमी होंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखें, लिवर सेल्स हैं। जो हमारा लिवर है, जिगर है, इसकी जो सेल्स हैं इन्होंने भी सेक्रेशन रिलीज़ करनी होती है, लेकिन इनका एक और फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना। और आप जानते हैं कि सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल मौजूद है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल्स के अंदर लाजमी होगा। अब देखिए, स्टमक के सेल्स जो हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते, लेकिन लिवर के सेल्स करते हैं। अब स्टमक के सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, या फिर 1-2 होंगे, 1-2 स्ट्रक्चर्स होंगे कि एहतियातन अगर कोई हार्मफुल मटेरियल सेल में दाखिल हो जाता है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर दें। लेकिन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नंबरिंग में लिवर सेल्स में मौजूद होंगे, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है कि लिवर के सेल के अंदर 40% स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, 50% स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। इसी तरह जो हमारे मसल्स के सेल्स हैं उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी जितने भी सेल्स हैं उनकी निस्बत मसल सेल्स को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। और बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिस तरह हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं और हमारे आई के और हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स जिन्हें कहा जाता है। मसल सेल्स हैं और आई के सेल्स और न्यूरॉन्स, ये तीनों सेल्स डिवाइड नहीं करते, G0 फेज़ में होते हैं। नॉन डिवाइडिंग स्टेट जिसे कहा जाता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज जिसे कहा जाता है, या नॉन डिवाइडिंग फेज़ जिसे कहा जाता है, G0 फेज़। तो माइटोसिस में आपने पढ़ा होगा G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, ठीक है। लेकिन एक और फेज़ होती है G0 फेज़। G0 फेज़ में ये सेल्स मौजूद होते हैं और डिवाइड नहीं करते।
जब ये डिवाइड नहीं करते तो इनमें सेंट्रियोल भी नहीं होते। सेंट्रियोल से चूँकि स्पिंडल फाइबर निकलने होते हैं, उन्होंने क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना होता है। चूँकि सेल डिवाइड ही नहीं होता, क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर में अरेंज ही नहीं करते, उनमें माइटोसिस ही नहीं होती, तो सेंट्रियोल्स भी नहीं होते। तो ये प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल इज़ एन ओपन सिस्टम। इससे क्या मुराद है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से नेक्स्ट टॉपिक नीचे एंड पे दिया हुआ है। सेल इज़ एन ओपन सिस्टम, कि सेल एक खुला हुआ सिस्टम है। ओपन सिस्टम, इसका क्या मतलब है, हम जब सेल को ड्रॉ करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड पे ड्रॉ करते हैं, बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इज़ ऑफ द एनिमल सेल इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बाउंड्री से हमें यूँ गुमान होता है कि ये एक क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर ना तो कोई चीज़ आ सकती है ना बाहर जा सकते। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के अंदर हम दरवाज़ा भी रखते हैं, मतलब खिड़की भी रखते हैं कि हवा अंदर आ सकती है बाहर जा सकती है। ठीक है, हम दरवाज़ा रखते हैं कि आदमी अंदर आ सकते हैं बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि यहाँ पर भी गेट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स के गेट्स बने हुए होते हैं। ये देखें, तो ये एक ओपन सिस्टम है, कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं, कुछ चीज़ें बाहर जा सकती हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं बाहर से। जैसा कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन यहाँ अंदर आएगी ना सेल से, ठीक है, और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी सेल यूज़ कर लेगा, वाटर भी यूज़ कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब किसी भी चीज़ के अंदर आने को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, सेल के अंदर आने को एंडोसाइटोसिस, और सेल से कोई चीज़ अगर बाहर जा रही है तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, एक्सो मीन आउटसाइड और एंडो मीन इनसाइड। तो ये आपने वर्डिंग से याद रखना है, लिटरल मीनिंग याद रखेंगे तो याद रहेगा। इनसाइड और आउटसाइड, एंडो इनसाइड, साइटो मीन्स सेल, सिस मीन प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर चीज़ आ रही है, और एक्सो मीन आउटसाइड, साइटो मीन सेल, सिस मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल से बाहर चीज़ मूव कर रही है। तो ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इसीलिए सेल की मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेमी मीन हाफ, और लेकिन परमी मीन परमिशन देने वाली, और मेम्ब्रेन बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जो कि कुछ चीज़ों को अंदर आने की और बाहर जाने की इजाज़त देती है। लेकिन हर वो चीज़ जो सेल के अंदर आना चाहती है वो सेल के अंदर नहीं आ सकती। जिस चीज़ की सेल को रिक्वायरमेंट है बस वो चीज़ सेल के अंदर आएगी, बाकी चीज़ नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सेल के पास से एक मेम्ब्रेन, एक ब्लड वेसल गुजर रही है। ब्लड वेसल सेल्स के पास से, टिश्यूज़ के पास से गुजर रही होती हैं। ब्लड वेसल गुजर रही है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन इस सेल के अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की सेल को रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है, सेल वो चीज़ अपने अंदर आने की इजाज़त देता है, बाकी चीज़ नहीं आने देता। ठीक है, तो इसीलिए इस सेल की मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ज़रूरत की चीज़ों को ये अंदर आने की परमिशन देती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।